हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं इतिहास से क्वेश्चन। इसमें आपके टीआरई और 69वीं बीपीएससी में जो आपके इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें सारा पेपर इंक्लूड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो ऐसा कौन सा जानवर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपका जो है बैल, हाथी, घोड़ा, ये तीनों जानवरों के बारे में जानकारी थी, परंतु आपका जो है बीपीएससी ने जो है घोड़ा को नहीं माना है। उसने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़ा के बारे में पता नहीं था लोगों को, लेकिन घोड़ा की जानकारी थी, परंतु बीपीएससी ने बी माना है, यानी कि उसने ये माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जंतु की जानकारी नहीं थी वो था घोड़ा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो माना है, अगर आपसे नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन बनेगा तो मान लीजिए कि बीपीएससी जो है घोड़ा को मानेगा कि नहीं पता था, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं लगाएंगे, जो बीपीएससी मान रहा है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं की जानकारी थी। देखिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा की जानकारी थी, परंतु बीपीएससी ने इस चीज को नहीं माना है। तो आप भी घोड़ा देख के आंसर मारिएगा। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने तो आप घोड़ा को टिक कर दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। जहां तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधु लोग जो है घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुतका, डोर, कालीबंगन आदि जो है स्थलों पे घोड़े की मृग मूर्तियों और हड्डियां, जबड़ों आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात जो है अब निश्चित हो गया कि इस पशु से भी सिंधु लोग जो परिचित थे। यानी कि जब हड्डियां और जबड़ों के कुछ अवशेष मिले तो ये बात का पता चल गया कि उस समय जो के लोग थे वो घोड़े से परिचित थे, परंतु बीपीएससी ने इसका आंसर जो है बी ही माना है, यानी कि उन्होंने ये बोला है कि घोड़ा की जानकारी नहीं थी। तो आप भी उसी अकॉर्डिंग, अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसी अकॉर्डिंग लगाइएगा जो बीपीएससी ने माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक जो है वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो आपका जो है पहले सबसे प्राचीन की बात कर रहा है, तो मगध की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता था, तो आपका राजगृह। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। आपका प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, जिसे गिरिवृज के नाम से जाना जाता था, शहर जो है प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था। सबसे पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो आपकी राजगृह। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। मगध जो है मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया और आपका शाहाबाद का कुछ हिस्सा जो है पड़ता था। कौन सा? पटना का हिस्सा, गया और आपका शाहाबाद का कुछ हिस्सा जो है आपका मगध साम्राज्य में पड़ता था। जो इस समय का पटना, आपका गया और शाहाबाद है, उस समय आपके मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। देखिए, आपका बिंबिसार की बात करते हैं, जिसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व और अज्ञात शत्रु की बात करते हैं कि समय इसकी राजधानी जो क्या थी मगध की, तो राजगीर या फिर राजगृह थी। किसके समय? आपकी बिंबिसार और अज्ञात शत्रु की बात करते हैं, तो उस समय जो है मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी आपकी राजगृह थी। देखते हैं। किंतु उदयन की बात करते हैं। किंतु उदयन जब आया, अज्ञात शत्रु के पुत्र के बारे में बात करते हैं ना, राजगृह से अपनी राजधानी, यहाँ से राजगृह से अपनी राजधानी जो है, देखिए यहाँ पे राजगृह से अपनी राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित कर दी। जो आज का पटना है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो अज्ञात शत्रु जो थे और बिंबिसार के समय जो है राजगृह राजधानी थी, किंतु उदयन के समय जो है अपने इन्होंने राजगृह से मगध की राजधानी कहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसे कुसुमपुर भी जाना जाता है नाम से, वहां पे स्थानांतरित करती। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि पाटलिपुत्र का पुराना क्या क्या, मतलब पटना का पुराना नाम क्या क्या था, तो आपका यहाँ पे कुसुमपुर दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो उदयन ने क्या कर दी कि पाटलिपुत्र कर दी। शिशुनाग वंश के जो राजा थे, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित करके वैशाली कर दी। यानी कि इन्होंने क्या किया, शिशुनाग वंश जब आया तो शिशुनाग वंश के जो राजा थे शिशुनाग जी, उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया
कि जो पाटलिपुत्र राजधानी किए थे मगध की, उदयन जी ने उसको वैशाली में शिफ्ट कर दी। तो कितनी बार राजधानी बदली गई देखिए। यहाँ पे मगध साम्राज्य की राजधानी बताया, किंतु कालांतर समय में काला अशोक जी पुनः जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। तो देखिए, बिंबिसार जी और अज्ञातशत्रु के समय जो है राजधानी जो है राजगृह थी। उदयन ने राजधानी को राजगृह से मगध की राजधानी को कहाँ पे शिफ्ट किया? पटना, यानी कि पाटलिपुत्र। और फिर शिशुनाग वंश के राजा जो आए शिशुनाग जी, उन्होंने पाटलिपुत्र को से राजधानी कहाँ पे हस्तांतरित कर दी? तो वैशाली कर दी। किंतु अकालाशोक ने फिर से जो है वैशाली से राजधानी कहाँ पे कर दी? तो पाटलिपुत्र कर दी। तो ध्यान रखिएगा। और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। तो कितनी बार राजधानी को चेंज किया गया है? मगध की राजधानी को ध्यान रखिएगा, और किसने किसने चेंज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देखने वाले हैं आपका बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म के बारे में। तो आपका दिया है कि बोधिसत्व जो है पद्यपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आपकी अजंता में स्थित है। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बोधिसत्व जो है पद्यपाड़ी की पेंटिंग अजंता की गुफाओं में स्थित है। संस्कृत में पद्यपाड़ी का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने वाला होता है। आपका पद्यपाड़ी का क्या अर्थ है? तो शाब्दिक अर्थ है इसका संस्कृत में जो है कमल धारण करने वाला। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि पद्यपाड़ी का क्या अर्थ है संस्कृत में? तो इसका अर्थ है आपका कमल धारण करने वाला। बादामी गुफाओं के बारे में देखते हैं। तो बादामी गुफा जो है मंदिर, वो कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? बादामी की गुफाओं की बात करते हैं। तो ये कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित ये जो है हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बादामी की जो गुफा है वो किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका हिंदू और जैन गुफा जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं। तो एलोरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें आपका 600 से 1000 ईस्वी तक की कलाकृतियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और विहार की बात करते हैं। विहार का जो निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप और चैत्य और विहार की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार की निर्माण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एग्जाम में दोबारा भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। देखिए, बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला जो है भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य जो है बौद्ध पूजा का स्थल है, जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चैत्य क्या है? तो चैत्य एक जो है बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार की बात करते हैं तो ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य जो है गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा और सुरक्षा करनी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है आपका चैत्य। आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्तूप, चैत्य और विहार जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कैसे? यहाँ पे देखिए, चैत्य जो है वो बौद्ध का पूजा स्थल था। चैत्य स्थान जो है वो बौद्ध का पूजा स्थल है। जबकि विहार की बात करते हैं तो ये जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। तो ये भी बौद्ध से संबंधित हुआ। स्तूपों के निर्माण की बात करते हैं तो स्तूपों का निर्माण क्यों हुआ? तो गौतम जी बुद्ध जी जो थे उनके पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 महाजनपद के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? किसके हिस्से हैं? तो आपका मध्य गंगा के हिस्से हैं। देखिए यहाँ पे आपका मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी वाला हिस्सा और संपूर्ण आपका बिहार वाला हिस्सा जो है मध्य गंगा का मैदान कहलाता है। उसी की बात कर रहा है, तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र जो है वर्तमान जो है भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित है। अंग महाजनपद का क्षेत्र जो है वर्तमान समय में आपका जो भागलपुर है और मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान में जो है पटना, गया
और शाहाबाद में स्थित है, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंग महाजनपद जो है का क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में पड़ता है, तो आपका भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। और मगध महाजनपद की बात करते हैं तो वर्तमान के पटना, गया और शाहाबाद में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। आपका क्या था, प्राध्यापक थे। तो किसके थे, तो तक्षशिला। देखते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, किन्हें कौटिल्य को जो है चाणक्य के नाम से जाना जाता था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कौटिल्य जो है को और किन किन से जाना जाता था, किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन में आपका जो है अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कौटिल्य एक अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। कौन, तक्षशिला जो है वो प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था और विश्व में सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक था। क्या, तक्षशिला की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप वन लाइनर क्वेश्चन करके तो आगे निकल जाएंगे, परंतु जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे तो वहाँ से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा। चलिए हम देखने वाले हैं आपका जो है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो क्या है, फाहियान की बात कर रहा है, एक चीनी तीर्थयात्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो बिल्कुल गलत है। फाहियान की बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन जी के समय नहीं, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय भारत काल में आया था, कि शासन काल में आए थे। तो ये गलत हो गया। सेकेंड पूछ रहा है कि हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो देखिए, इसको उल्टा दे दिया है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे और आपका हेनसोंग जो है वो हर्षवर्धन के। तो ये दोनों गलत है। तो क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ध्यान दीजिएगा को क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है बीपीएससी। एक एक पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र शहर में जो है फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने पाटलिपुत्र में जो है 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था, तो फाहियान। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। हेनसांग की बात करते हैं तो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। देखिए, एक चीनी बौद्ध यात्री फाहियान थे और हेनसांग क्या थे, तो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। अतः कोई भी कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। ये देखिए, इन्होंने हीनयान और महायान बौद्ध जो है धर्म का अध्ययन किया था। ये क्या है, तो आपका जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था उसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। इसे नया माना जाता है, इसे पुराना। ये लोग क्या करते थे, हीनयान जो थे वो जो है आपका गौतम बुद्ध की जो भी चीजें थी और उस चीज का अनुसरण करते थे। ठीक है, उस चीज के बारे में वो अनुसरण करते थे, वही मानते थे। और ये जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे महायान। तो चलिए, जब नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन जहाँ पे ये बताने की, तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं यहाँ पे, तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि जो ये विभाजित हुआ था हीनयान और महायान में, ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी आपकी कश्मीर वाले क्षेत्र में, जिनके वसुमित्र अध्यक्ष थे, उसमें जो है आपके 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। तो ये नया वाला था, ये पुराना वाला। तो हीनयान जो है वो बुद्ध शिक्षा जो था उसका अनुसरण करते थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है और वो उसी को मानते थे। और ये जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हिस्ट्री जिसका होगा सब्जेक्ट, कभी ना कभी क्वेश्चन बना होगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीनी स्रोत के अनुसार जो है श्रीलंका के शासक
मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? किसने? आपका श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास जो है मिशनरी भेजा था? तो चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त जी के पास भेजा था। यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्रगुप्त जी के लिए भेजा था। श्रीलंका के जो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देख के समझ आएगा आपको। श्रीलंका के राजा थे जो मेघवर्मन, उन्होंने गया में बौद्ध भिक्षु मंदिर बनाने की अनुमति चाहते थे, तो उस अनुमति के लिए उन्होंने किसके पास भेजा था मिशनरी को? तो समुद्रगुप्त जी के पास भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, तैयारी में भी क्वेश्चन बना था। देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार जो है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक जो है समुद्रगुप्त के पास मिशनरी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय धातु कर्म के बारे में बात करते हैं। का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आपका दिल्ली में स्थित है। देखिए, यहाँ पे बोला है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म जो है का आश्चर्य लौह स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका ना कट गया है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण जो है संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य ने कराया। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण के कार्य को प्रदर्शित करता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन अब बन चुका है, ये यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, तो कहाँ? आपका जम्मू कश्मीर में। देखिए, आपका खीर भवानी मेला जो है प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले जो है झीरी मेला, देखिए यहाँ पे आपका उसके बाद पूर्वमंडल मेला, चैत्र चौदस, आपका बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्यौहार हैं। तो खीर भवानी मेला इस बार पूछ लिया है, तो आपसे अगली बार नेक्स्ट इसमें से पूछ सकता है। झीरी मेला, आपका पूर्वमंडल मेला, चैत्र चौदस, आपका बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले और त्यौहार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा? आपका कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीति सार के लेखक जो कामंदक थे। यह पुस्तक जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे कौन सी पुस्तक आधारित थी? तो आपका नीति सार दिया होगा, और नीति सार के लेखक कौन थे? तो कामंदक थे। ध्यान दीजिएगा, इसे इसमें जो है, इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक जो है गुप्त काल में लिखी गई थी। इस पुस्तक में राजनीतिक, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। और यह किसकी यह पुस्तक जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, पूछ रहे कि चरक जी के बारे में। तो चरक जी क्या थे? तो एक ये चिकित्सक थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे, इन्हें जाना जाता था। और ब्रह्मगुप्त जी थे, वो गणितज्ञ थे। और वराहमिहिर की बात करते हैं तो ये एक ज्योतिष थे। और विशाखा दत्त की बात करते हैं जी की, तो वो एक नाटककार थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा बन जाएगा। चरक जी क्या थे? देखिए, चरक जी थे, चिकित्सा से संबंधित थे, तो आपका ए का क्या बनेगा? 2 बनेगा। ओके। फिर उसके बाद आपका ब्रह्म गुप्त की बात करते हैं तो ये जो है बी का आपका 1 बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद बराहमीर की बात करते हैं तो ज्योतिष थे, तो सी का आपका क्या बनेगा? सी का आपका 4 बनेगा। ठीक है। विशाखा दत्त की बात करते हैं तो आपका डी का क्या बनेगा? तो डी का 3 बनेगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप 2 1 4 3। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए,
चरक जी की बात से चिकित्सा से आयुर्वेद के चिकित्सक थे। ब्रह्म गुप्त की बात करते हैं तो गणितज्ञ थे। वराहमिहिर ज्योतिष थे और विशाखा दत्त जी जो थे वो नाटककार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है तो कहाँ पे है, तो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेके कृष्णा नदी के मध्य है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। देखिए कब पूछा था, 2023 में पूछा था। तो आपसे अगली बार भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं तो बिल्कुल आप मैप को भी ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इमेज बना के चलेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। दक्षिण पथ का तात्पर्य है कि दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपका मध्यकालीन इतिहास से देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार यानी कि नौरोज की शुरुआत की थी, तो किसने की थी, तो ग्यासुद्दीन बलबन जी ने किया था। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन बना था। ये टीआरई में भी क्वेश्चन बना था। देखिए यहाँ पे बोला है 69वीं बीपीएससी, ये टीआरई में भी क्वेश्चन बना था तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। तो टीआरई में क्वेश्चन बना था फारसी, बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा आपका सिजदा और पाबोस शुरू की थी। तो एग्जाम में ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि किसके द्वारा जो है सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू किया गया था, तो वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान दीजिए, तो इसने रक्त और आपकी लॉ की नीति अपनाई थी। लॉ और रक्त की नीति भी बलबन ने भी अपनाई थी। ध्यान दीजिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि लौह और रक्त की नीति कौन अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तुगलक वंश से क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, तो मोरक्को के थे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, आगे भी बनेगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता यात्री इब्न बतूता जो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिद्ध प्रांत में जो है 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता को। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन को ध्यान देने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे कि मैथिली भाषा का विकास जो है निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ, तो कर्नाट राजवंश के शासन के दौरान जो है मैथिली भाषा का विकास हुआ। देखिए यहाँ पे डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि जो है 1206 से 1526 ईस्वी बताया। इस काल में जो है ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई। इस दौरान जो है मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या फिर सिमराव वंश का शासन था। तो देखिए आपका आपका किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी, तो ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में जो है सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई। इसी के दौरान जो है मिथिला क्षेत्र में किसका राज्य था, किसका, तो कर्नाट वंश और सिमराव वंश का शासन था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कर्नाट वंश पूछा है तो सिमराव वंश भी दे सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, उसे बनाना होगा तो आप सारी चीज पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आपका नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों की भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय बनाया, किस क्षेत्र में, तो उत्तर भारत में जो है नाथपंथियों सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को जो है लोकप्रिय बनाया गया। देखते हैं यहाँ पे आपका नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म के उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। आपका नाथपंथी की बात करते हैं तो
नाथपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? तो दुनिया में त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार जो है निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उनके साथ एक ही हो जाने का एहसास मुक्ति मार्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के कला के बारे में देखेंगे कि फतवान ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा? तो आपका ईश्वरनागर के द्वारा लिखी गई थी। देखिए फतवा ए आलमगीरी जो है ईश्वरनागर के द्वारा लिखी गई थी। इसमें जो है 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि औरंगजेब के शासन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं किस पुस्तक में शामिल है? तो आपका फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसे किसने लिखा था? तो ईश्वरदास नागर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी में भी बना था और आगे भी बन सकता है। तो सूरत को कहा गया था। देखिए सूरत बंदरगाह को जो है मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का द्वार यानी कि मक्का का द्वार कहा गया, क्योंकि मक्का के तीर्थ यात्री जो है सूरत से शुरू होती है। देखिए क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा जो है वो सूरत से शुरू होती है। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या था? महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के नाम से भी इसे एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान, किसके? मुगल काल के दौरान जो है बाबुल मक्का यानी कि मक्का के द्वार कहा जाता था, तो सूरत को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या कारण थे? तो देखिए यहाँ पे उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो ये सही है। बारूद का आगमन उपमहाद्वीप में हुआ। देखिए क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और कुबंध का परिचय हुआ। नहीं, ये तो सही नहीं है। आपका प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन में मतलब यहाँ पे वन भी सही हो जाएगा, क्योंकि बारूद ऐसा बोला जाता है बुक में कि बारूद का आगमन जो है बाबर ने मतलब बारूद का इस्तेमाल जो है युद्धों में बाबर ने किया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं यहाँ पे। देखिए बाबर के आगमन के कारण जो है भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात हुई। तो आपका जो ये वास्तुकला था मेहराब और गुंबद की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई उसके पश्चात हुई। तो देखिए बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पे हुआ। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद जो है भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए। तो जन्म पूछता है तो जन्म ध्यान रखिएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी आपका 1483 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन बना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है TRE 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य के बारे में बोल रहा है। मराठा राज्य और संघ के बारे में। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, किसकी थी? तो मराठा प्रशासन की थी। आपका मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। क्या थी? उनकी सहायता करने के लिए और परामर्श देने के लिए जो है 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया गया था। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। वे मंत्री जो है शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे।
किसके समान थे? तो उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। मतलब वो बार बार चुनते थे, ये नहीं कि अनुवांशिक हो गया कि ये बैठेंगे तो यही इस गद्दी पे बैठेंगे, इस पद पे यही रहेंगे। उन्होंने अनुवांशिक नहीं, वो खुद ही चुनते थे। देखिए यहाँ पे शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान की बात करते हैं तो ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य यानी कि पंत अथवा मजुमदार की बात करते हैं तो वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था ये। वाकया नवीस की बात करते हैं तो वर्तमान में गृह मंत्री जो होता था, मतलब वर्तमान क्या, ये उस समय का गृह मंत्री होता था। सुमंत की बात करते हैं तो विदेश मंत्री होता था। और बात करते हैं सचिव की, तो जो सचिव होता था वो राजकीय पत्र की देखरेख वो करता था। सेनापति की बात करते हैं, यहाँ पे सेनापति का ब्लैंक दिया है। न्यायाधीश की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित राव जो है धार्मिक कार्यों को देखते थे। तो उस समय के 8 प्रधान अष्टप्रधान जो होते थे मंत्री परिषद, उनका अलग अलग काम था। देखिए यहाँ पे कामों के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत का इसमें इतिहास दिया है आपका, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्ता राज्यों का उदय। देखते हैं बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पे हस्ताक्षर जो किए गए थे, तो इलाहाबाद की संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में बन रहा है। किस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है इससे। देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ जो है इलाहाबाद की संधि कब की थी? 1965 में की थी, जिसके अंतर्गत जो है ये क्या दिया है, 1965 दिया है। 1965 में नहीं किया था, ओके, 1765 में किया था। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रॉन्ग दे दिया है 1765 में। 1764 में आपकी बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसी के अंतर्गत जो है आपकी 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि की गई थी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कंफ्यूजन दिया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 1765 को हुई थी, यहाँ पे 1965 दिया है तो गलत दिया होगा, प्रिंट हो गया होगा ऐसे। जिसके अंतर्गत जो है मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। किसको? जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। आपका क्लाइव की बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? इसी के तहत। और मुगल सम्राट ने 26 लाख, कितना, 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के लिए बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। देखिए क्या कहना चाहता है, समझिए। जब मुगल पराजित हुए थे तो उन्होंने 26 लाख रुपए उनको वार्षिक देने थे भुगतान के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने वो ना देके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है दीवानी दे दी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो 1632 ईस्वी में किया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तैयारी में भी बना था, आगे भी बन सकता है। देखते हैं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1932 में जो है पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जब वो पटना के कलेक्ट्रेट के रूप में जो है जाना जाता था। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। तो देखिए ये बिहार में प्रवेश करने वाले जो है पहले यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और पुर्तगाली जो है मसालों और कपड़ों का जो है व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? कौन बने? तो आपका दादा भाई नौरोजी। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत जो है दादा भाई नौरोजी माने जाते थे। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को जो है भारतीय विषयों से अवगत कराया और भारतीय के पक्ष में जो है इंग्लैंड जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें जो है सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्या है? 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। क्या निर्धारित किया था? कि बगान जो है, बगान श्रमिक को जो है बिना अनुमति के चाय छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के, किसके बिना, ईस्ट इंडिया के अनुमति के जो है ये चाय बगान मतलब चाय की खेती करनी, इनको करनी ही पड़ती थी। ऐसा नहीं था बिना अनुमति के वो चाय की खेती करना नहीं छोड़ सकते थे। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश आपका औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 को अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। 59 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत जो है चाय बगान, इसके अंतर्गत जो है चाय बगानों के श्रमिक को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना जो है बगान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। जबकि श्रमिकों को जो है जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। तो देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि आपका जो है बगान श्रमिक जो थे को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अभी आपने देखा दादा भाई नौरोजी जी को नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कहाँ पे? इंग्लैंड में इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। कब किया था? तो 1887 ईस्वी में किया था। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। तो देखिए, तो पूछ सकता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। एग्जाम में क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो है फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। तो ये भी बन सकता है कि किस पार्टी से जीते थे? तो आपका लिबरल पार्टी से जीते थे। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किया था। तो ये इनकी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है, इसमें इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और चुनाव इन्होंने कब जीता था? तो 1892 ईस्वी में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारतवर्ष के अंतर्गत जो है निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निवर्णीकरण का मतलब होता है कि वन काटने का कौन सा कारण मुख्य था? तो आपका रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो बिल्कुल सही था, इसीलिए ब्रिटिश शासन के दौरान वन को काटा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। ये भी सही है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। आपका ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारतवर्ष के निवर्णीकरण का मुख्य कारण जो है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बगान या विकास इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण जो है वनों की कटाई की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह देखते हैं। आपका जो है 1857 के विद्रोह के मध्य जो है नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो पेशवा घोषित किया था। नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन बन सकता है। 1857 से तो जनरल पेपर में भी क्वेश्चन बनेगा, आपका मेन पेपर में भी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों के प्रस्थान किया गया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार किसने किया था? तो आपका किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था।
और उनका स्वयं को नायब घोषित किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ पे ये क्या बोला है कि 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तब नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्र जब अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा खुद को क्या कहा, पेशवा की उपाधि धारण की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, मतलब बना है और आगे भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति जो हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है आपका। अब बोलेंगे तो करा भी दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से किस तिथि को जो है रानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा जारी किया था? तो 1857 की क्रांति की जब समाप्ति हुई थी तो उस समय उन्होंने उसके बाद जो है 1 नवंबर 1858 को जो है घोषणा पत्र जारी किया था। देखिए यहाँ पे आपका 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा को जो है भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन चला गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो है जो भारत का शासन था, भारत का शासन वो किस तारीख को जो है क्राउन के अधीन चला गया? तो 1 नवंबर जो है 1858 को। तो ये जो आपका जो फिक्स डेट भी रहता है ना कि किस दिन को हुआ था, जैसे इस बार पूछा था कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था तो उसने फिक्स डेट के साथ दिया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट हो, सारा डेट को तो याद रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो मेन है उसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधे क्राउन के अधीन हो गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान जो है किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 संसदीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्ति की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने जो है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था? तो अफगान। देखिए अफगान के जो वो थे, यहाँ पे दिया है उनके बारे में कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए एक बांदा नवाब अली बहादुर को द्वितीय को जो है, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब जो है 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। किसने? तो बांदा नवाब जो थे वो 10,000 सैनिकों के साथ जो है वो झांसी में लड़ने के लिए पहुंचे थे। किसके लिए? तो झांसी रानी ने उन्हें अपना भाई मानती थी और पत्र लिख के उन्होंने उनको भेजा था कि उनकी लाज रखें वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये सब क्वेश्चन बन सकता है, आपको न्यू देखने को मिल रहा होगा। 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर जी के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है और आगे भी बन सकता है। देखिए 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 की जो है भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोधी का पहला अभिव्यक्ति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ सकता है कि वीडी सावरकर जी के पुस्तक के बारे में कि देखिए यहाँ पे द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था इन्होंने। 1857 में जब वार चल रहा था तो उस टाइम तो इनके पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछता है। इन्होंने इसमें क्या बोला है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में वर्णित किया है बोल के। तो ये पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछता है, आपसे आगे भी जाके पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से क्या क्या कारण थे? कि 1857 की क्रांति जो है विफल क्यों हो गई? तो उसके क्या कारण थे? तो अंग्रेजों में सैन्य श्रेष्ठता थी, तो बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तो ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, तो बिल्कुल सही है। इसमें 1857 की क्रांति में जो है बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया था। देखिए उपयुक्त आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन
1857 के विद्रोह के विफलता का मुख्य कारण जो था वो अंग्रेजों में श्रेष्ठता थी। उन्होंने एकजुट होकर लड़ा, लेकिन यहाँ पे लोग एकजुट होकर नहीं लड़े, इसका अभाव देखने को मिला। विद्रोहियों के पास कोई भी एकीकृत कार्यक्रम और कोई ऐसा विचार नहीं था। और उसके बाद समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, साधनों का भी अभाव था, क्रांति के देशव्यापी प्रसार न होना था, आपसी आपसी फूट था। अंग्रेज एकजुट होकर लड़ाई करते थे और ये लोग अपने में ही कि ये नहीं साथ दिए, वो नहीं साथ दी, इसीलिए विफल हो गया ये क्रांति। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देखिए, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई थी जो विद्रोह के एकमात्र मर्द थी, जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था। जब तुम्हें यही कहना था तो तुमने मारा क्यों? देखिए, अंग्रेज सैन्य अधिकारी हीरोज ने झांसी की रानी को लक्ष्मीबाई यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई थी जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात है कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के समय सराय ने अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से ये बोला जाता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि किस अंग्रेज ने किसके किसके विद्रोह को दबाया था, तो वहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि किसने जो है कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध जो है शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो किसने किया था? तो आपका जो बिहारियों के संथालियों ने किया था। कब किया था? तो 1855 से 56 के विद्रोह में। देखिए यहाँ पे 1855 से 56 में बिहारी के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसमें जो है संथाल विद्रोह तथा संथाल हुल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो संथाल विद्रोह और संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू, कानू और भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू और कानू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह जो है लगभग 1 वर्ष तक चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका प्रमुख में थे सिद्धू और कांदू जी, और आपके भैरव जी और चांद जी भी, मतलब इन 4 भाइयों थे जिनने आपका विद्रोह किया था। और इसमें प्रमुख की बात करते हैं तो सिद्धू जी और कांदू जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ? तो किसके? अभी ऊपर आपने देखा किसके, तो सिद्धू जी, कांदू जी के विद्रोह में हुआ था। तो कहीं पे है यहाँ पे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास जो है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बहुत बार क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास में आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन जो है 1892 में 1882 में हुआ है। किसका? इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरे ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो इसमें भी सन्यासी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ का जो है प्रकाशन कब किया गया था? तो अभी बताया आपको 1882 ईस्वी में। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपका संथाल विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था। उसके बाद आपका बिरसा मुंडा विद्रोह और ताना भगत। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले घटना जो थी, संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 में, तथा संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू और कान्हू जी थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है 1895 से 1900 में हुआ, और ये विद्रोह जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। कौन सा? बिरसा मुंडा विद्रोह। बात करते हैं इसे जो है मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इसे क्या कहा जाता है? तो आपका मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो 1914 से 20 तक चली थी ये युद्ध, और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था। इसके नेता जो है जतरा उराव थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जतरा उराव इसके प्रमुख नेता थे। किसके? ताना भगत आंदोलन के। कब हुआ था? तो 1914 से 20
के बीच में हुआ था ये, और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था। तो आंदोलनों को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि ताना भगत आंदोलन से संबंधित था, तो आदिवासी आंदोलन था ये। ताना भगत आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन जो है अप्रैल 1954 से 1919 तक चला। वहाँ पे 1920 दिया है, आपको दे सकता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा 1914 से स्टार्ट था। यह बिहार का जो है वर्तमान झारखंड, उस समय जो बिहार और झारखंड जो एक में थे। आपके बात कर रहा है कि वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तूसिया भगत के द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी देना होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन था। तो आपका जतरा भगत और तुसिया भगत के द्वारा किया गया था। तो दो लोग थे, तो दोनों लोगों को ध्यान रखिएगा, और इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो कौन सा ऐसा विद्रोह है जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने से किया गया था, उसके कारण हुआ था। तो आपका जो है बहावी आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहावी आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन जो है 1831 में हुआ। इससे संबंधित नेता कौन थे, तो सैयद अहमद थे। देखिए आप सारे आंदोलनों को ध्यान रखिएगा कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, और कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन भी हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि जैसे पूछा था आपका कि जैसे आपका साइमन कमीशन भारत कब आया था, पिछली बार जो तियारी ट्री हुआ था। तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो गए थे, क्योंकि सब लोग फिक्सली आपको डेट याद रखते हैं, पर ये नहीं कि कब आया था, ऐसे नवंबर में, दिसंबर में। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको अगर फंसाना होगा बीपीएससी को, तो किसी तरीके से फंसा सकता है। तो हम यही कहेंगे, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से देखिए, टेस्ट दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसके आगे वाला क्लास जो है हम कल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।